गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। गुरुकुल के इन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। छात्रगण, आज प्रत्येक भारतवासियों के लिए खुशी का दिन है। खुशी का दिन क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको भी आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व क्या है। आज कौन सी तिथि है ना, 12 दिसंबर है। आज ही के दिन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंगटन ने दो लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा और उनकी पत्नी रानी मेरी, है ना। छात्रगण, इस दिल्ली दरबार में दो चीजों की घोषणा हुई थी आज ही के दिन 12 दिसंबर 1911 को, है ना। पहली घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदल के दिल्ली कर दिया जाएगा, है ना। और दूसरी घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। याद है ना आप लोगों को, है ना, पहले भी बताया जा चुका है। आज ही के दिन वो दोनों घोषणाएं हुई थी, 12 दिसंबर को ही, है ना, 1911 को दिल्ली दरबार में, दिल्ली के चांदनी चौक में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। आयोजन करने वाले जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंगटन, है ना। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मेरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के तिथि का इंपॉर्टेंस को जानिएगा कि 12 दिसंबर की तिथि का क्या महत्व है ना। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। साथ ही आज जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जान रहे हैं। छात्रगण, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भारत के दिवाली पर्व को शामिल किया गया है। यह प्रत्येक भारतीयों के लिए गर्व की बात है ना। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, उसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था, है ना। और इस बार किस चीज को शामिल किया गया है ना, दीपावली पर्व को शामिल किया गया है विश्व धरोहर की सूची में, है ना। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, यूनेस्को ने दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, एक होता मूर्त, एक होता अमूर्त। मूर्त का क्या अर्थ होता है, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त जिसको आप छू सकते हैं, दिखा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे सोना मूर्त संपत्ति है, मकान मूर्त संपत्ति है, कार मूर्त संपत्ति है ना। लेकिन कुछ चीजों को आप दिखा नहीं सकते, वो अमूर्त होती है ना। अमूर्त क्या हो गया, जैसे ख्याति, आपका क्रेडिट क्या है मार्केट में, है ना, वो अमूर्त संपत्ति हो गया। ब्रांड वैल्यू, किसी चीज का ब्रांड नेम बिकता है कि नहीं, जैसे आप बाटा का जूता आंख मूंद करके खरीद लेते हैं, है ना, क्या है उसका ब्रांड वैल्यू है। 699 रुपया 99 पैसा है तो 99 पैसा भी कम नहीं करेगा, 700 रुपया आपसे ले लेगा, है ना। 1 रुपया बार्गेनिंग नहीं होने देगा आपको, जो रेट है वही रेट पे आपको बोलेगा, लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। क्या उसका ब्रांड वैल्यू है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए अमूर्त जो है विरासत स्थल के रूप में सांस्कृतिक विरासत की सूची में किया गया है शामिल। दीपावली के साथ ही भारत की कुल 16 परंपराएं, गौर कीजिएगा, है ना, कितनी परंपराएं, है ना, 16 परंपराएं जो हैं वो शामिल की गई हैं यूनेस्को की सूची में। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा और यह भी याद रखना होगा, है ना। 16 परंपराओं को शामिल किया गया है ना। पूछेगा भारत की कुल कितनी परंपराओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, 16 परंपराओं को। आप 16 परंपराओं का नाम भी याद रखिएगा, है ना, क्योंकि यह पूछ सकता है कि कौन सी परंपरा इनमें शामिल नहीं की गई है। तो आपको जब तक नहीं याद रहेगा कि कौन कौन सी परंपराएं हैं 16 परंपराओं में, तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, है ना। फिर आप देखिए, यूनेस्को के अनुसार यह पर्व सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करता है। दीपावली एक ऐसा पर्व है छात्रगण जिसमें हम सब चीज का भेदभाव भूल करके, अमीर गरीब, ऊंच नीच, बड़े छोटे, सब चीज का भेदभाव भूल करके हम इस पर्व को मनाते हैं। तो ये इससे क्या होता है, सामाजिक एकता बढ़ती है, इस पर्व का एक बड़ा खासियत। दूसरा देखिए, पारंपरिक शिल्पों को प्रोत्साहन देता है। आप यहां पे देखिए दिया बना हुआ है ना, कुम्हार के दिए हैं ये सब। वोकल फॉर लोकल, नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, वोकल फॉर लोकल, है ना। आप लोकल के लिए आवाज उठाओ कि हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे, कुम्हार के बने हुए दीपकों को खरीदेंगे, कुम्हार के बने हुए दियों को खरीदेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा कि हम जो वस्तुओं को खरीदेंगे अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को, तो इससे हमारी पारंपरिक शिल्पकला आगे बढ़ेगी। आज देखिए, इस बार जो मोदी जी ने अपील किया था कि आप लोग कुम्हार के दिए खरीदें, चीन की लाइट नहीं खरीदें, और हम लोगों ने कुम्हार के दिए खरीदे। तो कुम्हार के दिए खरीदने से शिल्पकला का भी विकास हुआ, एक। दूसरा, कुम्हार के दिए खरीदने से हमारा पैसा देश में ही रह गया, हमारे लोगों को रोजगार मिला, और कुम्हार जो अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाता है, उनके घर में भी दीपावली की खुशियां मनी।
है ना। तो ये कितना लोगों को फायदा हुआ इससे। तो ये पर्व संदेश हमें देता है कि हमें अपने पारंपरिक शिल्पों को प्रोत्साहन देना चाहिए। पारंपरिक शिल्प कला को आप देखते होंगे, गणेश जी का मूर्ति बनता है, घरौंदा हम लोग दीपावली में मनाते हैं, है ना, कितना सुंदर तरीके से सब चीजों को सजाते हैं, पूरी साफ सफाई होती है घर की, है ना। और एक स्वच्छता का प्रतीक भी यह पर्व हमें संदेश देता है कि हमें हर तरीके से स्वच्छ रहना चाहिए, है ना। तो स्वच्छता का भी प्रतीक है दीपावली पर्व, ठीक है। उत्सव एकता तथा सामाजिक सौहार्द के मूल्यों को सुदृढ़ करता है। उत्सव का माहौल रहता है, एकता का माहौल रहता है और सामाजिक सौहार्द का माहौल रहता है। हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिश्तों की मिठास कायम करते हैं। दीपावली में हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, रिश्तों की मिठास कायम रहती है। आप देखते होंगे कि दीपावली पर मिठाई दुकानों में इतनी भीड़ रहती है कि आप को लाइन लगानी पड़ती है, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, रिश्तों की मिठास को कायम करता है ना। सब मिलजुल करके जो है पर्व को मनाते हैं, दीपक जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और सब बच्चे लोग कितने खुश रहते हैं और पूरा परिवार एकजुट होकर के पूजा अर्चना करता है ना। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं, जैन धर्म के लोग महावीर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उसी दिन भगवान महावीर को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, दीपावली के दिन ही, है ना। पावापुरी नामक स्थान से, जो कि बिहार के नालंदा में स्थित है, पावापुरी नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। हाँ, तो उसी की याद में दीपावली पर्व मनाया जाता है। तो छठगन, इस पर्व को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाना निश्चित तौर पर प्रत्येक भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरवान्वित करने वाले पल हैं और यह हमें एकदम अपने आप को फील गुड करवाते हैं, प्राउड फील करवाते हैं कि हम लोग इंडियन हैं और हमारे पर्वों को इतना महत्व दिया जाता है कि यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगले के लिए भारत ने 2027 के लिए पर्व को भेजा है, छठ महापर्व को भी, और मुझे लगता है कि छठ महापर्व भी आने वाले समय में आपको विश्व विरासत में शामिल किया जा सकता है ना। तो इस बार दीपावली की मांग थी, दीपावली को यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, पूछेगा अभी हाल में भारत के किस पर्व या त्यौहार को यूनेस्को ने विश्व विरासत की अमूर्त संपत्ति में शामिल किया है। दीपावली को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छठगन, इसलिए एक चीजों को याद रखिएगा। और ये मैंने कहा आपको 16 परंपराएं, है ना। तो ये जो 16 परंपराएं हैं छठगन, ये कौन कौन सी 16 परंपराएं हैं। दूसरा चीज आप याद रखिएगा, विश्व विरासत सूची कौन सी संस्था तैयार करती है, तो यूनेस्को तैयार करती है। कौन सी संस्था तैयार करती है ना, यूनेस्को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। यूनेस्को एक और काम भी करता है, विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट तो तैयार करता ही है, साथ ही साथ कलिंग पुरस्कार देता है। कौन सा पुरस्कार देता है, कलिंग। पूछेगा कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, यूनेस्को देती है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है, इसको भी ध्यान रखिएगा छठगन। विज्ञान के क्षेत्र में उभरते हुए वैज्ञानिकों को कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ना, जो बहुत अच्छा शोध कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए चीजों को दे रहे हैं, है ना। तो उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ना। तो कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, यूनेस्को देती है। किस क्षेत्र में देती है, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो छठगन, विश्व विरासत सूची यूनेस्को क्यों तैयार करती है, जितने भी देशों में ऐतिहासिक स्थल हैं, विरासत के रूप में जो स्मारक हैं, उन स्मारकों को कैसे हम लोग सुरक्षित रखें, कैसे संरक्षित रखें, कैसे हम लोग उसका डेंटिंग पेंटिंग रंग रोगन करके उसको लंबे समय तक जो है एकदम कायम रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी लोग हमारे पास आ सकें। आज ताजमहल है हमारे देश में, आगरा शहर में यमुना नदी के तट पे, तब ना विदेशी लोग आता है देखने के लिए। लाल किला है, दिल्ली का कुतुब मीनार है ना, जंतर मंतर है। तो ये सब चीजें हमारी जो क्या है, विश्व विरासत में शामिल हैं, तब लोग देखने के लिए आते हैं। ये सब चीजें यदि नहीं रहेंगी भारत में तो लोग आएंगे देखने के लिए, टूरिस्ट आएंगे नहीं आएंगे। तो इसलिए विरासत सूची को यूनेस्को का तैयार करने का उद्देश्य है कि आपके देश में जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो भी ऐसे स्थल हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, उनको आप सुरक्षित रखिए और मैं भी इसमें आपको पूरा मदद करूंगा। आप उसको वेल मेंटेन रखिए, आप उसको बढ़िया से एकदम डेंटिंग पेंटिंग करके और उसको पर्यावरण से एकदम बचा करके, किसी तरह का पर्यावरण असंतुलन ना हो। आप सोचिए कि यूनेस्को की पहल पर ताजमहल के आसपास जितने भी कारखाने थे जिनसे काला धुआं निकलता था, ताजमहल का रंग बीच में क्या होता, चेंज होने लग गया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आदेश जारी कर दिया कि ताजमहल के आसपास कितने किलोमीटर के दायरे में जो भी कारखाने हैं सबको बंद कर दिया जाता है, और बंद हो गए वो सारे कारखाने, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। सोचिए, ये है
हमारे स्थलों को सुरक्षित रखना, विरासत स्थलों को सुरक्षित रखने का। क्यों? क्योंकि यदि इन विरासतों को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो फिर हमारे देश की जो कला संस्कृति है, हमारे देश का जो पर्यटन है, वही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यूनेस्को का यह काम निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा जो है प्रशंसनीय है। इसलिए याद रखिएगा, विश्व विरासत सूची कौन सी संस्था तैयार करती है? यूनेस्को, है ना। यूनेस्को ने अभी हाल में भारत के किस पर्व को विश्व विरासत में शामिल किया है? दीपावली को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, है ना। छात्रगण, इस शानदार खुशखबरी, हाँ, ये 16 परंपराएं जो हैं, इसको आपको देखना है कि कौन कौन सी परंपराएं हैं। जैसे एक आपका परंपरा आ गया प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है ना, तो ये भी परंपरा है जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऐसे करके 16 परंपराओं को, ट्रेडिशन को शामिल किया गया है। दिवाली क्या एक ट्रेडिशन है आपके लिए, एक पर्व है ना, एक त्योहार है ना, तो उसी प्रकार से 16 भारत के मान्यताओं को शामिल किया गया है। तो उसी 16 को आपको देखना है कि वो 16 मान्यताएं क्या हैं। एक, दूसरा, भारत के कौन कौन से स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, कितने स्थलों को शामिल किया गया है अभी तक, है ना, उसको भी आप अपडेट रहिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो आपको जब तक नहीं मालूम रहेगा कि हाँ ये है, तब ना बना पाइएगा। नहीं है तो इसको आपको, एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है जो कि आपको गूगल में, किताबों में तुरंत मिल जाएगा, और अप टू डेट रहिएगा। करंट देखिएगा कि करंट में कितने स्थल भारत के हैं जो यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किए हैं। करंट में कितनी परंपराएं हैं जो यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो 16 परंपराएं हैं। इन 16 परंपराओं में कौन कौन सी परंपराएं शामिल हैं उसको देखिएगा, तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आपके एग्जामिनेशन में भी आपको काम में आएगा, है ना। छात्रगण, सर्वोच्च न्यायालय के पश्चात हम लोग आज उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उच्च न्यायालय से जुड़े हुए पहलुओं को जानेंगे। छात्रगण, उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस भाग में है ना? भाग 6 में है। गौर कीजिएगा, समझ गए? सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में था? भाग 5 में, है ना। सर्वोच्च न्यायालय है भाग 5 में, ठीक है, और उच्च न्यायालय है भाग 6 में। चेंज हो जाएगा आंसर आपका, है ना। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में था, है ना। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से है, शुरू होता है और 231 तक चलता है। 214 से 231 तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 214 से 231 तक है। हां, केवल इतना पूछेगा आपसे कि उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा 214, 214। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो 214 से 231 तक है उच्च न्यायालय, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय की व्याख्या है। छात्रगण, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, इसको भी आप जानिए और एक चीजों को गौर कीजिए। छात्रगण, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1862 में 3 शहरों में। छात्रगण, 1862 में भारत के 3 शहरों में जो है पहली बार उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, है ना। छात्रगण, ये 3 उच्च न्यायालय भारत में पहली बार स्थापित किए गए थे और उसके बाद भारत में और सब उच्च न्यायालयों की स्थापना शुरू हो गई थी। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसके बाद स्थापित किया गया। अन्य जितने भी उच्च न्यायालय अभी आप देखते हो, सब उच्च न्यायालयों की स्थापना बाद में हुई थी। तो पहली बार भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की शुरुआत कब हुई थी बाबू? 1862 में हुई थी। भारत के कितने शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? 3 शहरों में। निम्नलिखित में से किस शहर में उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित नहीं किया गया था? नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 कलकत्ता, नंबर 3 बंबई, नंबर 4 मद्रास। दिल्ली में स्थापित नहीं किया गया था। तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप पहले सोचिएगा दिल्ली में ही किया गया होगा, कि दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में किया गया होगा। जी लगा दो, मद्रास में नहीं किया गया होगा। आंसर गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो नहीं, सही आंसर होगा कलकत्ता, बंबई और मद्रास में स्थापित किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? अभी उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है ना? नहीं छात्रगण,
वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। जी, है ना, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 इसलिए है क्योंकि जो आपका नया उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया है आपको, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना है तेलंगाना, है ना। तो तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद, है ना, तो उसका हैदराबाद उच्च न्यायालय रह गया। और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी है अमरावती, है ना। तो अमरावती उच्च न्यायालय ही देश का 25वां और अंतिम उच्च न्यायालय है। जी, है ना। पूछेगा भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है, 25 है, 25 है। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय के रूप में देश का 25वां और अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय है, अमरावती उच्च न्यायालय है, अमरावती उच्च न्यायालय है। यह भी ध्यान में रखिएगा, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। छगन पूछेगा देश का 25वां और अंतिम उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है। अमरावती उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, कहां पे है बाबू? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, इसे भी गौर कीजिएगा, इसको भी आपको याद रखना होगा। छगन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? है ना, नहीं, राष्ट्रपति करते हैं। समझ गए? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसको देते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। समझ गए? हाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छगन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? है ना, उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शपथ कौन दिलाते हैं? उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, है ना। जो भी उस स्टेट के गवर्नर रहेंगे वही उसको शपथ दिलाएंगे, उस राज्य के राज्यपाल उसको शपथ दिलाते हैं। यह भी ध्यान में रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी आपको बहुत बहुत याद रखना है और एक चीजों को गौर करना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 रुपए प्रति माह है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है ना, 2,25,000 रुपए प्रति माह है, 2,25,000 रुपए प्रति माह है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा, तुलनात्मक कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। गौर कीजिएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी वेतन वही है, 2,50,000, और अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छगन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? ना, 62। जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। ये एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तब आपको सब याद रहेगा कि वहां पे ये पढ़े थे, यहां पे ये है, वहां ये पढ़े थे, यहां पे ये है। कंपैरिजन स्टडी कीजिए, ये चीज दिमाग में तुरंत अटता है। हम लोगों के दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स, ऐसे हार्मोन्स हैं कि तुलनात्मक चीजों को तुरंत ग्रहण करते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज की आवश्यकता नहीं होती या बहुत ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति को भी आप पूछिएगा, गांव का जो मजदूर है, जो कृषक है, कि तुम्हारे मुखिया कैसन हो, तो तुरंत बता देगा कि अच्छा आदमी हो। अगर भ्रष्ट होगा तो बोलेगा महान भ्रष्ट हो। एक सेकंड भी उसको देने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुलना करना जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ना। क्यों? उसके लिए वो जानता है कि उस चीज के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमारा दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स हैं कि हमें तुलना करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना। राम और रावण में भगवान राम सर्वश्रेष्ठ थे, है ना, और अच्छाई के प्रतीक थे, रावण बुराई का प्रतीक था। एक क्षण में एक बच्चा भी बता देता है ना। तो इसलिए हम लोगों का दिमाग में क्या है ना, हम लोग कंपैरिजन करना बहुत अच्छा जानते हैं, वो अच्छा है या बुरा है, वो ठीक ठाक है ना। तो ये चीजें करने से क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन में कई क्वेश्चन तैयार होते जा रहा है ना। तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के साथ आप यदि पढ़ोगे उच्च न्यायालय को, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हर चीज को, वेतन, शपथ, रिटायरमेंट, सब चीज आप देखते जा रहे हैं कि वहां 65 साल, यहाँ पे 62 साल, वहां वेतन 2,80,000, यहाँ 2,50,000। देख रहे हैं कि नहीं?
मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान दीजिए एकदम, और एक एक चीजों को गौर कीजिए, ठीक है। छठगन, उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये हर उच्च न्यायालय का अलग अलग है, समझ गए। जैसे भारत में सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या वाला उच्च न्यायालय कौन सा है बताइए, है ना, प्रयागराज उच्च न्यायालय है ना। हाँ, जिसका नाम पुराना नाम इलाहाबाद है, वर्तमान में इसको प्रयागराज कहा जाता है ना। हाँ, जो भी हो, लेकिन वर्तमान नाम इसका बदल करके कर दिया गया है प्रयागराज, बात समझ गए ना। हाँ, तो यहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है, समझे। और सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय कौन सा है, सबसे कम कहां पर है ना, सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। असम में गुवाहाटी शहर का नाम सुना होगा आपने, है ना, वहां पे न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है ना। अब सवाल ये उठता है, यह सर भारत में 28 गो राज्य है ना, केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो सर अलग अलग सब राज्य में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग काहे के लिए है सर, एक जैसा नहीं हो सकता। जी नहीं छात्रगण, हर राज्य की जनसंख्या, हर राज्य का कानूनी मामले, हर राज्य में केसों की संख्या अलग अलग ना होती है। अब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो वहां पर ज्यादा न्यायाधीशों की आवश्यकता है ना। असम कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो वहां कम न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तो इसलिए इस तरीके से बांटा गया है कि नहीं भाई, जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां पर न्यायाधीशों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अब सवाल आपके मन में एक आ रहा होगा, उमल घुमल रहा होगा कि सर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटा बढ़ाने का अधिकार रखते हैं। छतगन, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए झारखंड उच्च न्यायालय में जितने न्यायाधीश हैं, मान लीजिए लगता है कि नहीं उतने न्यायाधीशों से काम नहीं चल रहा है, बढ़ाने की आवश्यकता है, तो द्रौपदी मुर्मू को अधिकार दिया गया है कि आप यहां पे न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसे दिया गया है ना, राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। यह भी छात्रगण आपको याद रखना होगा, यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण, दूसरी चीज को याद रखिएगा, हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, समझ गए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है ना। और यह क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। छतगन, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बहुत शानदार ट्रिक दे रहा हूं, आप उसी ट्रिक के माध्यम से आराम से इसको समझ सकते हो और आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। छतगन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है ना। इसके लिए संविधान में कहां पर वर्णन है, किस अनुच्छेद में वर्णन है, आप भूल गए एग्जामिनेशन हॉल में, समझ गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को ही लिख देना है ना। क्या क्वेश्चन आ रहा है, 2 लिख दीजिए, 2। अब बोला 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक कितना होता है, 3, लिख दीजिए 3 के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लिख दीजिए 1, है ना। या किस अनुच्छेद में है, 231 में है। प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, लेकिन लोग कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, है ना। मृग के अंदर में कस्तूरी बसी भी है और उसका सुगंध आ रहा है ना, उसको पता नहीं कि मेरे ही अंदर कस्तूरी है, और जंगले जंगल भटक रहा, बाप इतना खुशबू कहां से आ रहा है जी। यही चीज हो जाता है, ज्ञान आपके अंदर में है, नॉलेज आपके अंदर में है, लेकिन आप टेक्निक नहीं जान रहे हो, ट्रिक नहीं जान रहे हो, बस उसी चक्कर में आंसर गलत करके आ जा रहे हो। तो क्वेश्चन से ही आंसर भी बन सकता है, यह भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया। 2 लिख दीजिए, 2 से अधिक 3 होता है, लिख दीजिए 3 के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक किस अनुच्छेद में है, 231 में है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। अब लिखा है सर कुछ उदाहरण दीजिए जिसे पता चले कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होता है ना। छतगन, जैसे आप देखिए, दो राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, पंजाब और हरियाणा, लेकिन उसके लिए एक ही उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़। 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है ना। अब देखिए दूसरा उदाहरण,
गोवा और महाराष्ट्र दो राज्य हैं, है ना, दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय है। तो यह बात सत्यापित हो रही कि नहीं छात्रगण? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। तो इसको उदाहरण के साथ समझिएगा तो ज्यादा ना आसान होगा आपके लिए। क्या सर कोई उदाहरण दीजिए तब ना हमको क्लियर होगा। तो पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं लेकिन इनका उच्च न्यायालय एक ही को है, चंडीगढ़। गोवा और महाराष्ट्र दो राज्य हैं लेकिन इनका एक उच्च न्यायालय एक ही है, मुंबई। तो आपको जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आपको इसे याद रखना होगा, है ना, कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। छात्रगण, यहां पर आपको एक चीज और जाननी होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में, आपको जेपीएससी के प्रीलिम्स में और जेपीएससी के मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको ये काम में आएंगे, है ना, जहां पे आपको आंसर राइटिंग करना है ना, वहां पर आपको ये बहुत पे करेगा। क्या पे करेगा ऐसा समझिएगा आप इसको। जितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, उनके उच्च न्यायालय कहां कहां पर हैं वो भी आपको जानना होगा, है ना। दो चार उदाहरण मैं आपको देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार का नाम आपने सुना है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका उच्च न्यायालय कोलकाता में है। सोचिए, वहां के लोगों को यदि हाईकोर्ट के लिए प्रोसीड करना होगा ना, जाना होगा, तो वो कहां पे जाएंगे? कलकत्ता या कोलकाता उच्च न्यायालय जाएंगे। वो उन्हीं के जुरिडिक्शन क्षेत्र में आता है, उन्हीं के न्यायिक क्षेत्र में आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, है ना। अब आ जाइए पांडिचेरी, है ना, जिसको पुडुचेरी भी कहा जाता है। नाम सुना हुआ है ना आप लोगों ने, पुडुचेरी, जहां अरविंद घोष ने अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी, ओरिविलो आश्रम की स्थापना की थी, है ना। तो छात्रगण, पांडिचेरी जहां पर फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी बनाई थी, फ्रांसीसी लोग अपना कब्जा किया हुआ था पांडिचेरी पे, और आजादी के बाद इसको आजाद किया था 1954 में, है ना। जैसे पुर्तगाली लोग गोवा पे कब्जा किया हुआ था ना बाबू, है ना, जिसको 1961 में आजाद किया गया था, उसी प्रकार पांडिचेरी पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का था, जिसका वर्तमान नाम है पुडुचेरी। छात्रगण, पांडिचेरी पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका उच्च न्यायालय है चेन्नई। मद्रास जाना पड़ता है वहां के लोगों को, समझ गए। तो इस तरीके से हमारे केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उनका अलग अलग उच्च न्यायालय है, अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित किया गया है। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है। दे देगा खंड का में 4 केंद्र शासित प्रदेश और खंड खा में उसका उच्च न्यायालय दे देगा। अब बोलेगा गंगा जमुना को मिलाइए, तो अब आप जानिए नहीं रहे हैं। कह अंडमान निकोबार का जान रहा है जी, पुडुचेरी का जान रहा है जी, लक्षद्वीप का जान रहा है जी, ना ना जान लियो कहां इन लोग के उच्च न्यायालय, ये कहां हो तो जानिए ना दलियो, तो उच्च न्यायालय कहां से जानबो? तो बनेगा क्वेश्चन आपसे? नहीं छात्रगण, नहीं बनेगा। इसलिए आपको इन उच्च न्यायालय कहां कहां पे हैं वो भी संस्थान आपको पूरा डिटेल्स में लिखा देगी कि देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय कहां कहां पर हैं। आप उसको याद कर लीजिएगा और अपने आंसर राइटिंग मेंस में भी दिखा दीजिएगा ताकि उससे नंबर आपको ज्यादा अच्छे आएंगे। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाना है आपको। छात्रगण, कई आप लोगों का एक जनरल कॉन्सेप्ट है, आप लोग ये सोचते हो कि सर उच्च न्यायालय जितना भी राज्य में होता है वो उसकी राजधानी में होता है। जनरल तो आप लोग यही जानते हो कि सर झारखंड में देख लीजिए, अपना झारखंड, प्यारा झारखंड, है ना, हमारा सोना झारखंड, है ना, सोना मेरा झारखंड का उच्च न्यायालय कहां है? सर रांची में है। सर हम लोग का बड़ा भाई जिससे हम लोग अलग हुए हैं बिहार, है ना, उसका सर उच्च न्यायालय पटना में है। बिहार में राजधानी पटना में है ना। तो जनरली कंसेप्ट आप यही बना लिए हो कि सर जिस राज्य में राजधानी होती है वहीं पर उच्च न्यायालय होता है, लेकिन आपका कंसेप्ट गलत है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी में ही उच्च न्यायालय नहीं है। सोचिए आप, है ना, उनकी राजधानी में ही उच्च न्यायालय नहीं है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी में उच्च न्यायालय नहीं है। जैसे असम, है ना, असम का राजधानी कहां है? दिसपुर, लेकिन उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। सोच लीजिए। मध्य प्रदेश, नाम सुना है आपने? मध्य प्रदेश राजधानी कहां है? भोपाल, लेकिन उच्च न्यायालय है इसका जबलपुर में। सोचिए आप कैसे चेंज होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ कहां है राजधानी? है ना, रायपुर, लेकिन उच्च न्यायालय कहां पर है? बिलासपुर। चेंज हो गया आंसर। उत्तराखंड, है ना, देहरादून, है ना, लेकिन उच्च न्यायालय कहां है? नैनीताल। देख रहे हैं कैसे आंसर चेंज होते जा रहा है ना। राजस्थान राजधानी कहां है? जयपुर, लेकिन उच्च न्यायालय कहां है? जोधपुर। चेंज हो गया आंसर, जोधपुर में है। सोचिए आप, है ना। उत्तर प्रदेश राजधानी कहां है? लखनऊ, नवाबों का शहर, गोमती नदी के तट पर स्थित रहने वाला शहर, जहां से वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था। अपने अल्पवयस्क पुत्र बिल्जिस कादिर को नवाब बना घोषित किया था। बेगम हजरत महल का नाम आपने सुना होगा, है ना। छात्रगण,
लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ जिसे तहजीबों का शहर कहा जाता है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर उच्च न्यायालय का मेन ब्रांच नहीं मौजूद है यूपी का, प्रयागराज में मौजूद है, इलाहाबाद में मौजूद है। सोचिए आप, है ना। तो कई राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी में ही उच्च न्यायालय नहीं है, यह आपको ध्यान रखना होगा, है ना। केरल का नाम आपने सुना है? बताइए आप रानी कुमारी जी, केरल का राजधानी कहां है? आप बोलिए पिंकी जी। हाँ बिल्कुल सही इन्होंने कहा, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। तो आपको तो यही लगेगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो तिरुवनंतपुरम में ही उच्च न्यायालय होगा। नहीं छात्रगण, तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय नहीं है ना। तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय नहीं है, एर्नाकुलम में उच्च न्यायालय है केरल का। ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइडिंग होते हैं। ये सब क्वेश्चन पे कोई मेहनत नहीं करना चाहता, टफ क्वेश्चन है ना, टफ चीजों पे लोग नहीं मेहनत करना चाहते हैं, लोग छोड़ देते हैं उसको, है ना। इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी में ही उच्च न्यायालय नहीं है। उसको भी आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखा देना होगा। राज्य, राजधानी, उच्च न्यायालय, 3 फ्लो में बनेगा यह चार्ट। एक बनेगा राज्य, दूसरा राजधानी, इसमें आपको दिखा देना उन राज्यों को जिनके राजधानी में ही उच्च न्यायालय नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका एग्जामिनर को भी लगेगा कि नहीं भाई, इसने आंसर राइटिंग में भी नए चीजों को प्रस्तुतिकरण किया है, यानी कि इसको नॉलेज पूरा है। और दूसरा, इसी बहाने आपका प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, ये आप ध्यान में रखिए। छठगन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश पर यदि भ्रष्टाचार या कदाचार का आरोप लगता है, यदि उन पर लगता है कि वो इनकैपेबल हैं, इनकैपेसिटी है उनके अंदर में, या वो किसी गलत कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे है ना, है ना छदगन। उन्हें पद से हटाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित करने के बाद पद से हटाया गया था, ठीक उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश पर भी भ्रष्टाचार या कदाचार का आरोप लगता है, इनकैपेसिटी का आरोप लगता है, तो उन्हें भी पद से हटाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा, तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। ऐसे नहीं हटा सकते हैं सट्टे, क्योंकि ये सब पोस्ट बड़े पोस्ट हैं, ये छोटे मोटे पोस्ट नहीं है छदगन, है ना। इसलिए यहां पे दोनों में समान न्याय चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार संसद के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, और तब राष्ट्रपति जो है पद से हटाने का अधिकार रख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश जिन पर पद से हटाने की प्रक्रिया चली है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, है ना। उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश पर भी यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो उन्हें भी पद से हटाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित करना होगा, और फिर उस पर राष्ट्रपति अपना ये लेंगे। इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्या सीधे तौर पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं? क्या सीधे तौर पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं? नहीं, संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित करना होगा। अब संसद के किस सदन से यह प्रस्ताव की शुरुआत होगी, है ना, किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से भी, कहीं से भी शुरू हो जाएगा, कहीं कोई रोक टोक नहीं है ना। चाहे लोकसभा से भी शुरू हो सकता है या राज्यसभा से भी, है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। छदगन, उच्च न्यायालय जो कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है ना। आप उस राज्य के क्षेत्र में आप जा रहे हो, तो सबसे बड़ा न्यायालय यदि कोई है तो वह उच्च न्यायालय है। वो आपके डिसीजन फेवर में दे दिया तो आपके लिए अच्छा है, और आपके अगेंस्ट में दे दिया तो आपको फिर सीधे रुख करना होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, जहां एक वकील का फीस है 4 लाख 5 लाख रुपया लेगा, तब बात करेगा आपसे। पैसा उसका पीए पहले ले लेगा, ऑफिस में जमा कर लेगा, तब बोलेगा जय सर से मिलना, नहीं तो मिलबो नहीं करेगा। इतना ये है, वहां पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट, समझ गए, है ना। तो इसलिए छदगन, उच्च न्यायालय की अपनी गरिमा है, उच्च न्यायालय का अपना एक रुतबा है, उच्च न्यायालय का अपना कार्य है, उच्च न्यायालय की अपनी शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय का अपना अधिकार है।
जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का आपने अधिकार देखा था ना, है ना, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय का भी सेम अधिकार है। कोई परिवर्तन आपको कुछ नहीं होगा। ज्यादातर अधिकार सर्वोच्च न्यायालय वाला उच्च न्यायालय को दे दिया गया है। कौन कौन सा आपने पढ़ा? अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और अधिकार में पढ़ा ना, अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129, याद है कि नहीं, है ना? हाँ, आर्टिकल 129। उसी प्रकार से जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, रानी कुमारी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? हैं? नहीं, बैठ जाइए सखी कुमारी यादव, हैं? हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और 5 प्रकार के रीट्स या आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बताया भी था मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में। गौर करें, रिवीजन करें, पढ़ें घर पर और एकदम चीजों को याद करने में कोई कमी ना करें, तब आपका रिजल्ट सुखद होगा, तब आपका रिजल्ट शानदार होगा, तब आप सफलता का सिरमौर बनेंगे, तब आप सफलता का चंदन अपने मस्तक पर लगा पाएंगे। और मेहनत नहीं कीजिएगा, खाली यहां से मैं समझा दूंगा, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और ये कर लीजिएगा और घर में जाकर के कॉपी बंद हो जाएगी, फिर अगले दिन 4 बजे कॉपी निकालो जी, बैगवा में डालिएगा और फिर आ जाइएगा, फिर बैठ जाइएगा क्लास में, फिर सुनिएगा और फिर चले पे रहिएगा और फिर घर में आकर के अगले दिन आ जाइएगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। घर पर भी आपको मेहनत करनी होगी, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको घर पर जाकर रिवीजन करना होगा, डिस्कशन करना होगा, आपस में पूछताछ करनी होगी, क्या होगा इसका, जब मिले तो पढ़ाई का बात कीजिए और कोई भी गॉसिप मत कीजिए। अन्य जितने भी प्रकार की आप गॉसिप करते हो उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, 1% भी फायदा नहीं होगा आपको, है ना। इसलिए जब भी आप मिले तो सिर्फ पढ़ाई की गॉसिप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। और आदमी को हमेशा सेलेक्टिव होना चाहिए कि हमको किस चीज से बेनिफिट मिलता है। आप उसी बैंक में पैसा जमा करते हो जो बैंक आपको इंटरेस्ट ज्यादा देता है ना, कि कम इंटरेस्ट वाले बैंक में भी जमा कर देते हो, नहीं करते हो ना। तो बस वही चीज है, आपके जीवन में भी यही चीज लागू होता है। आप उस चीज में अपना समय इन्वेस्ट ज्यादा करो जिससे आपको फायदा होने वाला है ना, और उस चीज पर आप समय इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। नील बटा सन्नाटा, नील बटा शून्य। देखे 2 घंटा बातचीत कर लिए किसी के बारे में, अब पता चला क्या मिला जी, इसका रिजल्ट क्या हुआ, 0 बड़का लड्डू। अरे कोई फायदे ना हुआ, नहीं। आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हो, कहां है, तो दिल्ली में बैठा हुआ है और उसका बाल भी एगो नहीं हिला, समझे, और आप चर्चा कर करके खूब खुश हो रहे हैं। अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। कौन चीज बोल दिया आप? आपके बोलने से कोई फर्क पड़ गया? नहीं हुआ। तो इसलिए छात्रगण अपना समय जो है वो आप एकदम पढ़ाई पर डेडिकेट कर दें। इसका प्रतिफल आपको नजर आएगा भविष्य में कि हाँ सर आप सही बात बोलते थे, और उससे हमको फायदा ये मिला कि हमको कहीं ना कहीं सर हम लाइफ सेटल हो गई, है ना, और मेरा जीवन सर सुधर गया, है ना। तो इसलिए आपको अपना समय सबसे ज्यादा कहां देना चाहिए? अपने अध्ययन पर, अपने पढ़ाई पर, अपने रिवीजन पर। इसलिए ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय के द्वारा भी जो निर्णय दिए जाते हैं वो निम्न न्यायालयों में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं कि देखिए हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है योर ऑनर, आप इसे पलट नहीं सकते हो, ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट का यह निर्णय है ना। तो इसलिए ऐसे में आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उच्च न्यायालय का भी एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भी निम्न न्यायालयों में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट से आदेश जारी करता है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट से आदेश जारी करता है। यहां खाली आर्टिकल चेंज हो जाएगा, है ना। उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत 5 प्रकार के रीट से आदेश जारी करता है, और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रीट से आदेश जारी करता है ना, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। देख रहे ना, यही अंतर आएगा और कोई अंतर आपको नहीं आएगा। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना होगा छात्रगण, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय देश का अंतिम अपीली न्यायालय है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय किसी राज्य का अंतिम अपीली न्यायालय है, क्योंकि उस राज्य में आप अपील कर लिए झारखंड हाईकोर्ट में, है ना, तो उसके बाद आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़ेगा बाबू, है ना। फिर तो कहीं नहीं ना जा सकते हैं आप, और कोई है आपके पास चांसेस नहीं है। तो इसलिए आपके लिए किसी राज्य का अंतिम अपीली न्यायालय कौन होता है? तो उच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट होता है ना। छात्रगण, हाईकोर्ट को इतने सारे अधिकार दिए गए हैं कि आप सुन करके बहुत ताज्जुब करोगे।
जितने भी जिला न्यायालय होते हैं वहां पे न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें हाईकोर्ट की सलाह से ही नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, है ना। निम्न न्यायालयों में जितने अवकाश होते हैं, छुट्टियां घोषित होती है, सब हाईकोर्ट घोषित करता है। निम्न न्यायालयों में जितने भी नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं कि कोर्ट कब चलेगा, मॉर्निंग चलेगा कि डे चलेगा, क्या चलेगा, वकीलों के लिए क्या नियम रहेंगे, बार एसोसिएशन के लिए क्या नियम रहेंगे, सारे चीज को कंडक्ट करता है हाईकोर्ट। एक एक चीज उसकी निगरानी में संपन्न होता है। हाईकोर्ट के आदेश के बिना निम्न न्यायालयों में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह है हाईकोर्ट का पावर। हाईकोर्ट के न्यायाधीश लोग आ जाते हैं जब निरीक्षण करने के लिए निम्न न्यायालयों में, तो हड़कंप मच जाता है, एकदम हालत खराब हो जाती है सब जजेस की। अगर बाप, हाईकोर्ट से न्यायाधीश आने वाले, हाईकोर्ट से न्यायाधीश आने वाले हैं, सब तैयार रहो जी एकदम। यह है हाईकोर्ट का पावर होता है उच्च न्यायालय का। सोच लीजिए आप कि उच्च न्यायालय अपने आप में कितना शक्तिशाली है, कितना अधिकार संपन्न है, और वह किस प्रकार से अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। पूछेगा, जिला न्यायालय और राज्य के अन्य न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन सी संस्था करती है? उच्च न्यायालय करती है ना। निम्न न्यायालयों में अवकाश की सूची कौन सा न्यायालय निर्धारित करता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो जारी कर देगा ना कि इस दिन छुट्टी रहेगा, है ना, तो उसी दिन छुट्टी रहेगा लोअर कोर्ट में, बाकी दिन छुट्टी नहीं रहेगा। समझ गए? इस अवकाश की सूची जारी करता है, नियम बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ये सब चीज का पावर किसको दिया गया है? उच्च न्यायालय को दिया गया है। छतगन, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, न्यायिक सक्रियता का अधिकार दिया गया है ना, अन्य जितने सारे आपने अधिकार देखे हैं कि वो सब अधिकार दिए गए हैं, वो सारे अधिकार उच्च न्यायालय को भी दिए गए हैं, हाईकोर्ट को भी दिए गए हैं। तो आपको इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को इसी तरीके से बांट करके कहना है, और एक एक चीजों को, खाली कुछ चीजों का अंतर आ जाएगा यहां पर, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय, है ना, ऐसे उच्च न्यायालय जो अपनी राजधानी में नहीं है, ये सब आपका नया टॉपिक यहां ऐड होंगे। बाकी आपका सब कुछ वहीं चलेगा, है ना। उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता और शर्तें, हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए बनने के लिए क्या योग्यता और शर्तें होनी चाहिए, इसको भी जान लीजिए, है ना, कि क्या कौन व्यक्ति बन सकता है। तो एक पहला तो नियम क्लियर है ना, भारतीय होना चाहिए, विदेशी व्यक्ति नहीं बनेगा, है ना। दूसरा नियम क्या है, इसको समझिएगा। बोलता है कि उस व्यक्ति को उस राज्य के उच्च न्यायालय में, है ना, बतौर अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। समझे? 10 वर्ष का आपको अनुभव रहेगा अधिवक्ता के तौर पर कार्य करने का उच्च न्यायालय में, तभी आप सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, या मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। या फिर बोलता है कि एक चीज और है ना, कि आप निम्न न्यायालय में, है ना, न्यायाधीश के तौर पर 10 साल तक काम कर चुके हो, तब भी आप उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हो। निम्न न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे या न्यायिक पद पे, कोई भी न्यायिक पद पे आप 10 वर्षों का अनुभव आपके पास है, तो भी आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश बन सकते हो। या राष्ट्रपति के नजर में आप कानून के जानकार हो, विधिवेत्ता हो, है ना। यही टर्म एंड कंडीशन यहां पर भी है, बस वहां पे अलग था, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जी 10 साल, हाँ, 5 साल न्यायाधीश के तौर पर कार्य करने का अनुभव था, कर कीजिए। समझे सखी जी? सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश के तौर पर 5 साल के अनुभव का कार्य करने का अनुभव था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए, मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए था, है ना, लगातार, या तो देश के एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में। लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश बनने के लिए उस व्यक्ति को उस राज्य के उच्च न्यायालय में 10 वर्षों के वकालत का अनुभव होना चाहिए, तभी आप वहां पे जो है बन सकते हो, है ना। न्यायाधीश और वकालत में अंतर आ जाता है बाबू, इसलिए इस सब अंतर को समझिए और एक एक चीजों को आपको जानना होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रुकते हैं। आज हम लोगों ने उच्च न्यायालय को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, इस टॉपिक को समझ लिया, क्या क्या पढ़ना है, शपथ कौन दिलाता है, वेतन कितना है, इस्तीफा किसको देता है, कैसे पद से हटाया जा सकता है ना, कैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है, कैसे जिन राज्यों में राजधानी में उच्च न्यायालय स्थित नहीं है, कैसे केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय अलग अलग जगह है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, तो 231 में है ना। तो ये सारे चीजों को आज हम लोगों ने समझने का कार्य किया है। कल हम लोग क्या करेंगे, किस पर, लिखने के टॉपिक पर हम लोग आ जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से सजा करके बहुत अच्छे से एकदम इसके माध्यम से लिखेंगे, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक आए और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे तैयार होते चले जाएं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ठीक है।
हाँ, वैसा बहुत सारा राज्य है, कल बताएंगे आपको। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उसके अंदर में 4 गो राज्य आता है। सोचिए आप, यहां तो 2 या 2 से अधिक है ना, आप सुने हैं, वहां 4 गो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है, बोलिए। 4 के लिए एक उच्च न्यायालय है, मात्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। कुछ नहीं करेगा, उसको चाहिए विटामिन एम ना, कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। हैं? कहां पर?